हेलो 39th बीपीएससी में ज्योग्राफी के मेंस में एक प्रश्न था, हिमनद के अपरदनात्मक कार्यों की का विश्लेषण कीजिए और साथ ही जो उसके द्वारा जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उसका वर्णन करना था। तो देखिए, इस प्रश्न के मुख्य रूप से दो पार्ट हैं। एक तो पहला जो है कि हिमनद के द्वारा जो अपरदनात्मक कार्य होता है उसका वर्णन करना है, और साथ ही साथ उसके बाद उसका जो दूसरा पार्ट है उसमें उसकी स्थलाकृति का वर्णन करना है। तो हम सबसे पहले जो है इसका पहला पार्ट है जो अपरदनात्मक कार्य है, उसके बारे में हम थोड़ा सा भूमिका बना करके उसको लिखेंगे। तो उसमें आप अगर शुरुआत करना चाहें तो उसको ऐसे कर सकते हैं कि अपरदन जो है वो बहिर्जात बल का एक उदाहरण है, तथा हिमनद इसका एक कारक है जो कि अन्य कारकों की तरह ही चट्टानों का अपरदन, परिवहन और निक्षेपण करता है। इसके बाद आप इसको पढ़ा सकते हैं और इसको में कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इसके अपरदनात्मक कार्य में हालांकि दो तरह के मत, इसके अपरदनात्मक कार्य में दो तरह के मत जो है वो सामने आते हैं। पहला जो मत है उसके हिसाब से वो जो है वो हिमनद के संरक्षण संकल्पना को प्रोत्साहित करता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसमें होता क्या है कि हिमनद जो है वो शैलों को ढक करके रखता है, जिससे कि उसका अपरदन जो है वो नगण्य हो जाता है। तो हिमनद इसमें अपरदन का कार्य नहीं कर पाता है। और दूसरा जो मत है जिसमें कि रेमजे और टिंडल महोदय हैं, उनका मत है कि हिमनद जो है वो अपरदन का एक बहुत परफेक्ट एजेंट और या कह सकते हैं कि बहुत अच्छा साधन है, और यह हिमनद का बहुत अच्छा साधन है, और यह न सिर्फ पुरानी स्थलाकृतियों में परिवर्तन लाता है, बल्कि यह जो है अपनी अपरदन के द्वारा नई स्थलाकृतियों का भी निर्माण करता है। ये आपका एक पैराग्राफ हो जाएगा। दूसरे पैराग्राफ में आप अपरदन के जो साधन है उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें कि दो साधन निकल करके आते हैं। एक तो अपघर्षण होता है, अब्रेशन, और दूसरा जो होता है उत्पाटन होता है, प्लंकिंग। अब्रेशन जो होता है उसमें होता क्या है कि हिमनद जो है, अगर हिमनद शुद्ध हो, हिमनद में कोई कंकड़ पत्थर या मलबा न हो, तो हिमनद के द्वारा अपरदन नहीं हो पाएगा। तो अपरदन के लिए हिमनद में कंकड़ पत्थर या मलबा जो है उसकी उपस्थिति ज़रूरी होती है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि अपरदन के द्वारा हिमनद में उपस्थित कंकड़ पत्थर या चट्टानों के जो चूर्ण है उसके द्वारा हिमनद अपनी तली का और साथ ही साथ किनारों का अपरदन करता है। ये आपका अपघर्षण हो जाएगा। और अगर प्लंकिंग की बात करें तो प्लंकिंग का मतलब तोड़ना या उखाड़ना होता है। तो इसमें जो होता है कि हिमनद बड़े बड़े चट्टानों को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे ले जाता है। ये आप दूसरे पैराग्राफ में लिख सकते हैं। फिर अगर एक और पैराग्राफ इसको अब में आप एक और पैराग्राफ आप बढ़ा सकते हैं, और उसमें आप हिमनद के अपरदन के सिद्धांत जो है, जो कि द मार्टिनी के द्वारा दिया गया था, उसको आप लिख सकते हैं। ये हिमनद में जो गति होती है या हिमनद जो नीचे की तरफ मूव करता है, तो वो एक समान तल पे मूव नहीं करता, उसकी गति आगे नहीं बढ़ती है। कहीं पे उसका तल जो है वो उत्तल होगा, कहीं पे उसका तल अवतल होगा। तो द मार्टिनी का सिद्धांत है कि जहाँ उत्तल सतह हो गया वहाँ पे अपरदन जो है वो ज़्यादा होगा, और जहाँ पे जो अवतल है वहाँ पे अपरदन नगण्य हो जाएगा, कम होगा वहाँ पे। हालांकि क्योंकि अवतल सतह पे जाहिर है कि हिम जो है, अगर सतह अवतल है और हिम मूव कर रहा है तो कांटेक्ट जो है, उसका संपर्क जो है वो नीचे वाले तल से मुख्य रूप से नहीं हो पाएगा। तो ये जो 3 पैराग्राफ है, इसमें आप इस 3 पैराग्राफ में आप भूमिका लिख सकते हैं। पहले अपरदन के बारे में चर्चा कर दिया, फिर दूसरे में आप अपरदन के जो साधन हो गए, अपघर्षण और उत्पाटन, प्लंकिंग का मतलब उत्पाटन होता है हिंदी में, तो अपघर्षण और उत्पाटन की चर्चा कर दी, और तीसरे पैराग्राफ में अपने अपरदन के सिद्धांत की चर्चा कर दी। उसके बाद जो है क्वेश्चंस का जो दूसरी डिमांड है कि आप अपरदन के थ्रू हिमनद के थ्रू जो भी स्थलाकृति बनती है उसका वर्णन करें।
तो हिमनद में देखिए अपर्दन के थ्रू भी स्थलाकृति बनती है और निक्षेपण के थ्रू भी स्थलाकृति बनती है। अपर्दन के थ्रू आपकी यू आकार की घाटी होती है, हैंगिंग वैली होती है, उसके अलावा सर्क होता है, उसके अलावा हॉर्न होता है, श्रिंग और पुच्छ होते हैं, उसके अलावा भेड़ पीठ शैल है वो हो जाता है, फ्योर्ड हो जाता है, नूनाटक हो जाता है, ये होते हैं। और अगर निक्षेपण के द्वारा जो टोपोग्राफी का निर्माण होता है उसमें हिमोड हो गया, ड्रमलिंग हो गया, एस्कर हो गया, ये जो है वो प्रमुख होते हैं। तो अगर हम इसके अगर अपर्दनात्मक आकृति की बात करें तो सबसे पहले तो हम यू आकार की घाटी देख लेते हैं। देखिए यू आकार की घाटी का जो ये इस तरह का एक फिगर बनेगा। इसमें होता क्या है कि देखिए एक चीज़ और है कि इसमें सिर्फ आपको स्थलाकृति का वर्णन करना है, तो इसमें आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि शब्दों की सीमा होती है, करीब 300 शब्दों में लिखने पड़ते हैं। तो इसके जो भी आकृति बनती है उसके जो भी आकृति बनती है उसके जो मत हैं, अलग अलग ज्योग्राफर द्वारा जो मत है उनको नहीं लिखना है, एक सिंपल वे में जो है इनकी आकृति का वर्णन कर देना है। तो पहले यू आकार की घाटी होती है, तो ऐसा माना जाता है कि जो नदी के द्वारा भी आकार की घाटी बनी हुई होती है, उसी में जब हिमनद प्रवाह करता है तो वो अपने तली को और अपने जो किनारे जो ढाल होते हैं उनका अपर्दन करता चला जाता है और एक यू शेप की आकृति बनती है। मान लीजिए कि ये वी शेप की आकृति है, यहाँ नदी ने इस वी शेप की आकृति को बनाया है, और यहाँ से जब हिमनद फ्लो करना शुरू कर देगा तो ये क्या करेगा कि इस चीज़ को भी जो है उसके किनारे के जो ढाल हैं वो भी सीधे हो जाएंगे और ये भी तली में भी जो है वो थोड़ी सी गहरी हो जाएगी। तो ये एक यू शेप की आकृति जो है इसका फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा आपका जो है वो हैंगिंग वैली है, लटकती घाटी है। देखिए जैसे लटकती वैली में जैसे आप नदी देखते होंगे, एक मुख्य नदी होती है और उसके से सहायक नदी जो होती है वो आकर के मिलती है। तो जब मान लीजिए कि अगर जैसे ये मुख्य घाटी है, मुख्य घाटी में जब सहायक और ये सहायक घाटी है, तो जब मुख्य घाटी में जब सहायक घाटी आके मिलती है और मुख्य घाटी में अगर अपर्दन ज़्यादा हो जाए, मुख्य घाटी में अगर अपर्दन ज़्यादा हो जाए तो ये इसकी तली और नीचे की ओर आ जाएगी और ये इस पर लटकती हुई जो है वो प्रतीत होगी। तो ये आपकी लटकती हुई घाटी का जो है वह उदाहरण हो गया। तीसरा जो आपका सर्क है, सर्क मुख्य रूप से अगर देखें तो ये एक आराम कुर्सी जो है उसकी समान आकृति होती है तथा ये अपर्दन तथा ये अपघर्षण और उत्पाटन के द्वारा हिमनद की शीर्ष अपर्दन के थ्रू बनता है। अगर आप इसको हालांकि ये जो है सर्क है इस आकृति में होता है। आप अगर देखें तो ये मान लीजिए कि ये आपका पहाड़ का स्लोप है और यहाँ पे अगर ग्लेशियर्स मूव कर रहे हैं तो यह ग्लेशियर्स क्या करेगा कि ये जो पहाड़ की तली है इस तली पे इरोजन करता चला जाएगा ठीक है। तो इसका जो शेप है ये धीरे धीरे इस तरीके से नीचे की ओर होता चला जाएगा और ये एक तरीके से आराम कुर्सी के जो है उसके समान की आकृति बन जाएगी। तो ये सर्क की आकृति हो गई। और अगर सर्क की ही आकृति है, सर्क की आकृति में अगर मान लीजिए एक पानी भर जाए, सर्क की आकृति में पानी भर जाए तो लेक का निर्माण हो जाता है जिसको कि टार्न लेक कहा जाता है। ये सर्क में ही अगर पानी भर जाता है तो उसको टार्न लेक कहा जाता है। अगर हम चौथी आकृति की बात करें तो चौथी आकृति जो है वो श्रिंग एवं पुच्छ है। श्रिंग एवं पुच्छ में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर इसके बीच में कठोर चट्टान हो और किनारे में अगर मुलायम चट्टान हो और हिमनद इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो होगा क्या कि जो कठोर चट्टान है उस पर वहाँ पे जो है हिमनद अपर्दन नहीं कर पाएगा और उसके बगल में जो मुलायम चट्टान है उसका अपर्दन करेगा और यहाँ की जो चूर्ण है उसको उठा करके दूसरी ओर डिपॉजिट करता चला जाएगा, दूसरी ओर निक्षेप करता चला जाएगा। तो इस तरह की आकृति बनेगी। तो इसमें जो कि तीव्र ढाल वाली आकृति हो जाएगी उसको श्रिंग कहा जाता है और जो मंद ढाल वाली जो जेंटल स्लोप वाली आकृति हो जाएगी उसको पुच्छ कहा जाता है। तो ये आपका श्रिंग और पुच्छ हो गया। अगली आकृति आपकी हॉर्न हो गई। हॉर्न क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई पर्वत है, पर्वत के दोनों साइड से अगर सर्क बनना शुरू हो जाए तो और सर्क धीरे धीरे एक दूसरे के पास आता चला जाए
तो क्या होगा कि ऊपर में एक पिरामिड की आकृति बन जाएगी और ये कुछ इस तरह का शेप में आ जाएगा जिसको कि हॉर्न कहते हैं। तो इसका अगर आप डिफिनेशन अगर कहें तो ऐसे किसी पहाड़ी पे अगर दोनों साइड से, दोनों किनारों से सर की आकृति बनती चली जाए और आप घर्षण के कारण जब वह करीब आए तो उससे जो है आपके हॉर्न का निर्माण होगा। अगर हम अगली आकृति की बात करें तो अगली आकृति जो है वो भेड़ पीठ शैल हो जाती है। भेड़ पीठ शैल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये हिमनद का डायरेक्शन है, हिमनद का डायरेक्शन है, तो होगा क्या कि जिस इस साइड से हिमनद जो है वो अपरदन करेगी और अपरदन जो है और दूसरे साइड जो है उसको डिपोजिट करते चले जाएगी। तो जिस साइड से अपरदन होगा वो साइड जो है एक जेंटल स्लोप में बन जाएगा और दूसरे साइड जहाँ पर कि तीव्र ढाल बनेगा वहाँ पे उत्पाटन के कारण, प्लंकिंग के कारण जो है एक उबड़ खाबड़ सतह का निर्माण हो जाएगा जिसको कि आप भेड़ पीठ शैल कह सकते हैं। इसके अलावा जो है नुनाटक है। नुनाटक जो है एक जो हिमनद के, नुनाटक जो है वो हिमनद के चारों ओर उठे हुए पिंड के रूप में आकृति होती है, इसको नुनाटक कहा जाता है। और अगर हम फ्योर्ड की बात करें, जो फ्योर्ड है, फ्योर्ड हालांकि दोनों अक्षांशों पे पाया जाता है, दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, लेकिन नॉर्वे, न्यूजीलैंड, लेब्राडोर यहाँ पे ये ज़्यादा मिलता है। तो देखिए नुनाटक क्या होगा कि वो समंदर के पास का जो है क्षेत्र होता है। तो समंदर के पास जो अगर घाटी है, ये आपका समंदर हो गया, समंदर के पास जो घाटी है, घाटी पे में जब बर्फ़ जमा हो जाए या ग्लेशियर बन जाए और ये ग्लेशियर समंदर की तरफ आगे बढ़ने के बाद इस जो घाटी का जो ये तट है, इस तट को तोड़ दे, तो क्या होगा कि फिर जब यहाँ का जो जल है वो जो ग्लेशियर से वो जब सूख जाएगा तो यहाँ समंदर का जल जो है इस घाटी में जो बना हुआ है उस घाटी में जमा हो जाएगा, जिसको कि हम फ्योर्ड कहते हैं। इसके अलावा अगर जो है इसके अलावा निक्षेपात्मक आकृति होती है। निक्षेपात्मक आकृति में पहली आकृति की अगर हम बात करें तो पहली आकृति जो है वो हिमोड होती है। देखिए हिमोड क्या होता है कि जो हिमनद है वो अपने साथ कंकड़, पत्थर, बजरी ये सब को ले करके चलती है। तो और जहाँ पर ये इसका निक्षेपण कर देती है और उससे जो आकृति बनती है उसको हिमोड कहा जाता है। मान लीजिए कि ये हिमनदी है, हिमनदी जो है इसके साथ अपना कंकड़, पत्थर, मलबा लेके चल रही है, ठीक है, और यहाँ पे किनारे पे उसको डिकम्पोज कर रही है। किसी भी कारण से जब आगे हिमनद जो है वो हट जाए या वो पीछे की ओर चला जाए तो ये जो यहाँ की जो आकृति है, यहाँ पे जो जमाव है कंकड़, पत्थर, बजरी का, तो वो उसे हिमोड कहा जाता है। और हिमोड जो है मुख्य रूप से 3 तरह का होता है। तो इसमें जो ये हिमोड हो गया, इस हिमोड को आप पार्श्व हिमोड है वो कह सकते हैं। ये जो हिमोड है ये पार्श्व हिमोड हो जाता है। दूसरा जो हिमोड होता है वह अंतस्थ हिमोड होता है। अंतस्थ हिमोड की अगर हम चर्चा करें तो मान लीजिए कि ये हिमनद आ रहा है, ये हिमनद मूव कर रहा है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जो कि स्नो लाइन होगा। स्नो लाइन का मतलब होता है कि उसके नीचे बर्फ़ जो है वो नहीं बन सकता है। तो होगा क्या कि जो हिमनद के थ्रू कंकड़, पत्थर वगैरह जो आ रहे हैं वो जहाँ पे स्नो लाइन के पास उसका डिकम्पोजिशन होता चला जाएगा, तो या तो वो घोड़े की नाल या अर्धचंद्र के रूप में यहाँ पे आपके डिपोजिशंस होने लगेंगे आपके कंकड़, पत्थर और बजरी के। तो ये जो आकृति बनेगी इसको अंतस्थ हिमोड कहते हैं। पार्श्व हिमोड आपने समझ लिया, अंतस्थ हिमोड आपने समझ लिया। इसके अलावा जो होता है मध्यस्थ हिमोड होते हैं। मध्यस्थ हिमोड में होता है कि 2 हिमोड जहाँ आके मिलते हैं, तो मान लीजिए कि एक हिमोड ये हो गया, दूसरा हिमोड इधर से आके मिल रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे जब डिपोजिशन होगा कंकड़, पत्थर या बजरी का, जिसको कि ज्योग्राफी की भाषा में टिल कहा जाता है, तो इसे आप मध्यस्थ हिमोड कह सकते हैं।
तो ये हिमोड हो गया। अगर हम इसके अगली आकृति की बात करें तो अगली आकृति जो है, अगली आकृति ड्रमलिन है। ड्रमलिन अगर ज़्यादा मिलता है तो इसको बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी भी कहते हैं। तो ड्रमलिन का जो अगर निर्माण की आप बात करें तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका हिम मूव कर रहा है, ये स्नो लाइन हो गया, यहाँ पे एक आकृति बनी, ठीक है, ये आकृति बनी, कुछ कारण से मान लीजिए कि स्नो लाइन और ऊपर चला जाता है तो और आकृति बन जाएगी, स्नो लाइन और ऊपर गया तो और आकृति बन गई, तो ये आकृति बनती चली जाएगी। और मान लीजिए फिर किसी भी रीजन से अगर हिमनद पुनः आगे बढ़ना शुरू कर दे, पुनः आगे बढ़ना शुरू कर दे, तो ये क्या हुआ कि ये इस आकृति के ऊपर से मूव करना शुरू करेगी। और जब मूव करना शुरू करेंगे तो होगा क्या कि जैसे ये आकृति है, इधर से अगर हिमनद मूव करना शुरू कर रहा है तो ये यहाँ के जो है, यहाँ पे एक स्टीफ उठा करके, मतलब यहाँ के जो कंकड़ पत्थर है उसको उठा करके ये दूसरे साइड रखना शुरू कर देगा, तो यहाँ पे एक तीव्र ढाल बनेगा और यहाँ पर एक मंद ढाल बन जाएगा। तो ये देखिए देखने में जो है कटा हुआ अंडा की तरह लगता है। और यही अगर बहुत सारी आकृति यहाँ पे बन जाए, अगर इसी तरह बहुत सारी आकृति यहाँ पे बन जाए तो इसको हम बास्केट एग ऑफ टोपोग्राफी कहते हैं। तो ये ड्रमलिन हो गया। अगर हम इसके अगली आकृति की बात करें तो निक्षेपण के थ्रू अगली आकृति जो बनती है वो बनती है आपकी एस्कर। और एस्कर का जो फॉर्मेशन होता है उसमें भी आपको हिमोड जो है, हिमोड को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हिमोड से ही आप ड्रमलिन समझ सकते हैं और एक एस्कर भी समझ सकते हैं। एस्कर मुख्य रूप से हिमनदी जलोढ़, वो हिम के द्वारा और जल के द्वारा बनी हुई आकृति, तो इसको हिमनदी जलोढ़ आकृति कहते हैं। मान लीजिए कि ये हिम है, यहाँ पे इसका स्नो लाइन हो गया, इसके अलावा ये फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। आगे बढ़ने के बाद सपोज़ इसके रास्ते में कोई एक मार्ग में बाधा आता है, तो ये क्या करता है कि अपने बीच में, इसके बीच में जो है वो कंकड़ पत्थर बजरी वगैरह का जमाव करना शुरू कर देता है, जो कि एस्कर का निर्माण करता है। एस्कर जो है वो आपके हिम नदी के या किनारों के समानांतर जो है वो पाई जाती है। तो ये था आपका हिम नदी के अपरदन के कार्य और उसके द्वारा बनी हुई आकृति। थैंक यू।